नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग यूरोप को समाप्त कर चुके थे। लास्ट जो देश हम लोग बताए थे, रूस के बारे में बताए थे, और रूस के साथ ही हमारा यूरोप समाप्त हो चुका था। तो अभी तक हम लोग दो महादेश को पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक एशिया आता है और एक यूरोप आता है। तो एशिया और यूरोप को क्या है, बारी बारी से सारे देश के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अफ्रीका महादेश की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अफ्रीका महादेश की, जिसमें से अफ्रीका का ये हम लोग नक्शा बनाने का काम किया। यहाँ पे आप लोग मैप अगर आपके पास होगा दोस्तों, तो अफ्रीका का मैप आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा अफ्रीका का मैप। इसमें क्या है देख सकते हैं, इधर ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ये इधर क्या है, इधर एशिया है, इधर यूरोप है ऊपर में, और यहाँ पे अफ्रीका है। तो अफ्रीका महादेश जिसमें से इस आकार से आता है। इसमें से क्या ऊपर देखिए, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, टूनिसिया, सूडान, इथियोपिया, नाइजर, इसी में क्या ये सब है। दक्षिण अफ्रीका वगैरह क्या है, अफ्रीका महादेश में आता है। सबकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करेंगे। अभी हम लोग अफ्रीका महादेश के यहाँ पे क्या किए, नक्शा बनाने का काम किए हैं। कुछ देश की चर्चा आज हम करेंगे। यूरोप हमारा समाप्त हो चुका है, अफ्रीका को हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो भी डाउट है आपके क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा सवाल मैप से पूछा जाता है, जो कि क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अफ्रीका की। तो जब हम लोग अफ्रीका स्टार्ट किए थे, उस समय बताए थे दोस्तों आपको कि अफ्रीका को भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। अगर विश्व में सबसे बड़ा देश पूछेगा, तो क्या विश्व का सबसे बड़ा महादेश पूछेगा तो क्या होगा, एशिया। लेकिन पूछेगा विश्व का कौन सा महादेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा देश हो, मतलब देश पाए जाते हैं। जिस एशिया में कितना देश है, यूरोप में कितना देश है, अफ्रीका में कितना देश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो कौन ऐसा महादेश है जिसमें सबसे ज़्यादा देश आते हैं उसके अंदर? तो उसका आंसर क्या होगा, अफ्रीका। अफ्रीका ही वो महादेश है जिसमें क्या सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें आते हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज सबसे ज़्यादा किस में आते हैं, अफ्रीका में। और भी आपको बताए थे दोस्तों कि अफ्रीका को विभिन्न नाम से भी जाना जाता है। जैसे अफ्रीका को बोला जाता है, आपको बताया था सबसे पहले हम मानव जाति का क्या था, मानव जाति का उत्पत्ति अफ्रीका महादेश से ही हुआ था। तो मानव जाति का पालना किसको कहा जाता है, तो अफ्रीका को कहा जाता है। और हम बताए थे अफ्रीका को काला महादेश कहा जाता है। अफ्रीका के लोग काला महादेश अफ्रीका को क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की आबादी थोड़ी क्या है, अन्य महादेश की अपेक्षा थोड़ा काला होता है। वहाँ की मतलब लोग क्यों होते हैं काले, उसका एक कारण है दोस्तों, वहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। क्या से विषुवत रेखा? एक सवाल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर आते हैं कि कौन ऐसा महादेश है जिससे क्या है, तीनों रेखा वहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो एक ही महादेश है अफ्रीका महादेश, जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका महादेश है, देखिए यहीं से गुजरती है ये विषुवत रेखा, यहाँ से कर्क रेखा और यहीं से मकर रेखा। तो ओनली एक महादेश सिर्फ ऐसा है जिससे क्या तीनों का तीनों रेखा गुजरती है। कौन सा महादेश है, अफ्रीका महादेश। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा महादेश है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें क्या तीनों रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा क्या है, गुजरती है। क्या होगा आंसर, अफ्रीका महादेश। तो उसी वजह से यहाँ से विषुवत रेखा जो है गुजरती है दोस्तों। तो विषुवत रेखा पर जो भी देश लाई करता है, जो भी देश से विषुवत रेखा गुजरती है, क्या वहाँ का आदमी क्या होता है, झुलसा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। क्यों, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ता है, क्या है, उसी वजह से क्या होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग काले होते हैं, विषुवत रेखा वहाँ गुजरने की वजह से। तो यही एक महादेश है जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा से गुजरती है, यहाँ के लोग अधिकतर काले होते हैं, इसलिए क्या इसको काला महादेश कहा जाता है। इसको और एक नाम दिया जाता है अंधा महादेश। क्यों, देखिए इसको अंधा महादेश भी कहा था, अंध महादेश या अंधा महादेश कहा जाता है। क्यों, देखिए ये बहुत ज़्यादा गरीब कॉन्टिनेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, गरीबी है। इतना ज़्यादा गरीबी है कि इसका विकास क्या है, बहुत स्लो है।
इसका विकास स्लो होने की वजह से इसको अंधा महादेश कहा जाता है। इसका विकास इतना स्लो है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अंधा महादेश। तो एक अफ्रीका को काला महादेश, अंधा महादेश, मानव जाति का पालना, और क्या है, यहाँ पे तीनों रेखा गुजरती है। तो ये रहा इससे अफ्रीका से जो 3-4 सवाल है वो बनते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से, हम लोग सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे क्या है सबको बारी बारी कवर करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अफ्रीका महादेश हम लोग सबसे पहले बताए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ देश देखिए बताए हैं। यहाँ से देखिए ये देश क्या है, एक ये देश बनाए हैं छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी सहारा। और ये क्या है, यहाँ पे जो बनाए हैं मोरक्को, और ये है अल्जीरिया, और ये ट्यूनीशिया, ये लीबिया, और ये इजिप्ट। इसकी 5-6 देश की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। एक चीज देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ का जो सीमा देखिए, बॉर्डर जो है ना सब सीधा सीधा, देखिए यहाँ का बॉर्डर सीधा है, ऐसे करके सीधा सीधा लाइन खींचा होता है यहाँ का बॉर्डर। कारण है देखिए बॉर्डर टेढ़ा इस तरह से क्यों होता है, देखिए भारत पाकिस्तान या कोई भी देश का बॉर्डर इस तरह से मतलब सीधा कभी नहीं होता। क्यों, देखिए जहाँ पे आबादी रहता है वहाँ पे सीधा बॉर्डर हो ही नहीं सकता। लोग कहता है क्या मेरा खेत, मेरा जमीन उधर है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा उधर है, इस तरह से क्या बॉर्डर उसका कहीं धंस जाता है, कहीं निकल जाता है, बॉर्डर सीधा कभी नहीं होता है। लेकिन इस एरिया में क्या पूरा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल इसी एरिया में आती है। तो क्या सहारा मरुस्थल यहाँ पे पूरा क्या मरुस्थल इस एरिया में, तो इस मरुस्थल 2 देश के बीच पूरा मरुस्थल अगर है मान लीजिए, तो क्या है उस पर आबादी जब है ही नहीं तो कोई नहीं कहेगा कि 2 बीघा मेरा उधर है, 2 कट्ठा मेरा इधर है। तो वहाँ पर क्या 2 देश क्या एक सीधा सीधा लाइन खींच दिया है। इसलिए अफ्रीका महादेश में इस एरिया में देखेंगे कि यहाँ क्या बॉर्डर क्या है पूरा सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ होता है। तो सबसे पहले ये रहा बॉर्डर क्यों सीधा स्ट्रेट लाइन क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करें किसकी, पश्चिमी सहारा। एक छोटा सा देश है दोस्तों जिसका नाम है क्या, पश्चिमी सहारा। इसका राजधानी क्या है, ला यूने, क्या ला यूने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जानने की कोशिश करेंगे। पश्चिमी सहारा इसकी राजधानी क्या है, ला यूने। इसके ऊपर में एक देश है मोरक्को, क्या मोरक्को। देखिए ये देश क्या है, मोरक्को। देखिए जो हम कलर कर रहे हैं ये देश क्या है, ये देश है मोरक्को। मोरक्को क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोरक्को का नाम आप सुने होंगे, इससे सवाल भी बनता है। एक इब्न बतूता का नाम सुनेंगे। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का। तो मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता, जिसकी राजधानी, मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरक्को का इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या होगा आंसर, मोरक्को, जिसकी राजधानी क्या है, रबात। मोरक्को भारत आया था दोस्तों 1333 ईस्वी में, भारत आया था MBT के शासनकाल में। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में क्या है, इब्न बतूता भारत आया था। ये भी सवाल पूछा जाता है। ये सवाल क्या इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था, तो 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो क्या होगा, मोरक्को का रहने वाला था। ये हो गया। इसलिए किताब लिखा है, इब्न बतूता किताब भी लिखा है। जब यहाँ पर आया था घूम का पूरा भारत देखा तो एक किताब लिखा जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला। तो रेहला किताब के बारे में पूछा था, रेहला के लेखक कौन है, या रेहला किसके द्वारा रचता मतलब लिखा गया। क्या होगा, इब्न बतूता। तो भारत में भी आ चुका है इब्न बतूता, जो कि कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को। ये मोरक्को, देखिए ये जो मैप बना है दोस्तों, इस साइड क्या है, इस साइड एशिया है। देखिए इजिप्ट है, इस साइड पूरा एशिया है, इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर में यूरोप है। और यहाँ पर आपको दिखाए थे ये जो ये एरिया है, ये है भूमध्य सागर। क्या है, भूमध्य सागर। जब हम बताए थे आपको ये एरिया भूमध्य सागर की कुंजी यहीं पे है। क्या है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है बताइए। हम आपको बता चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं, ये पिछला वीडियो में, उसके पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि मेडिटेरियन सी की मतलब भूमध्य सागर की चाबी कुंजी किसे कहा जाता है। क्या होगा, मेडिटेरियन, ये जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि पे किसका कब्जा है, क्या होगा, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का कब्जा है। तो ये जो है मोरक्को, ये यूरोप को अफ्रीका के बीच में, यूरोप अफ्रीका को अलग करने वाला जल संधि क्या है, ये जिब्राल्टर जल संधि। ये मोरक्को से जस्ट टच होता है। स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। ये जिब्राल्टर जल संधि जो कि क्या है, ये भूमध्य सागर के कुंजी कहा जाता है। जो कहाँ स्थित है, ये स्पेन ऊपर में है और ये मोरक्को इसी के बीच में स्थित है, ये जिब्राल्टर जल संधि, जिसका किसका कब्जा है, इंग्लैंड का कब्जा है। तो यही देश है मोरक्को। जस्ट जिब्राल्टर जल संधि क्या है, नीचे में जस्ट स्थित है मोरक्को।
इसके बगल में है दोस्तों, ये क्या है, इसका नाम है अल्जीरिया। क्या है? अल्जीरिया। ये मैप में दिखाया गया, देखिए सीधा सीधा बॉर्डर है। अल्जीरिया क्या खासियत है, ये अफ्रीका देश है ना, अफ्रीका, यहाँ पे अफ्रीका जो महादेश है, सबसे आपको बता चुके हैं सबसे ज़्यादा देश इसी महादेश में हैं। सबसे ज़्यादा देश क्या है, इसी महादेश में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। इस देश में सबसे बड़ा देश, अगर पूछेगा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है, क्या होगा? अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन होगा? तो अल्जीरिया। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसके बगल में देख सकते हैं क्या नाम है, ट्यूनीशिया। क्या देश का नाम है? ट्यूनीशिया, जिसकी राजधानी होता है ट्यूनिस। क्या होता है? ट्यूनिस। ये क्या है दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से 2011 में क्या हुआ था, क्रांति की शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से। क्या हुआ था? ट्यूनीशिया से क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ट्यूनीशिया में क्या था, तानाशाही चल रही थी। क्या चल रही थी? तानाशाही। जब तानाशाही होता है तो वहाँ क्या है, वहाँ का जो पावर है, वहाँ का जो तानाशाही जो सरकार है, उसकी क्या फौज आर्मी पे आ जाती है। तो वहाँ का जो आर्मी थी तानाशाही सरकार की, क्या करता है, एक गरीब आदमी क्या था, एक ठेला लगाता था डेली। तो क्या होता है, उसका डेली क्या करता था, उसका केला खा जाता था, उसका पैसा वो नहीं देता था। डेली आता था, उसका केला खा जाता था, पैसा भी नहीं देता था। पैसा जब मांगता था तो 2 झापड़ और लगा देता था। इस तरह से क्या तानाशाही बिल्कुल चल रही थी। वो आदमी पूरा गरीब भी था, मतलब कमाने खाने के लिए डेली क्या ठेला लगाता था। वो आती थी फौज, क्या वो खाती थी और उसको परेशान भी करता था, पैसा भी नहीं देता था। एक दिन गुस्सा में आके क्या करता है, अपने खुद को जला लेता है। खुद को सड़क पर सबके सामने क्या पेट्रोल छिड़कर खुद को जला लेता है। ये बात पूरा फैल जाती है पूरा ट्यूनीशिया में, इतना ज़्यादा फैल जाती है कि उस आर्मी के खिलाफ, तानाशाह सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ पूरा लोग जनता सड़क पे उतर जाता। सब डंटा लाठी जो मिला, भाला गड़ासा जो भी मिला, डंटा लेकर क्या है, पूरा सरकार के खिलाफ, उस आर्मी के खिलाफ, पूरा सरकार के खिलाफ उतर जाती है। जो जहाँ मिलता है पकड़ कर क्या हुआ, मार डंटा मतलब हो जाता है। पूरा तुम तोप से मारो, हम डंटा से मारेंगे। पूरा जनता उसके खिलाफ हो गई। ये यहाँ पर क्या तानाशाही का मतलब खत्म शुरुआत हुई तानाशाही सरकार के खिलाफ। यहाँ से क्या हुआ, आंदोलन की शुरुआत होती, क्रांति होती। कहाँ से? ट्यूनीशिया से। जब ट्यूनीशिया से शुरुआत होती है तो ये लीबिया में भी तानाशाही चलता है। ये कहा हम क्यों पीछे, यहाँ से भी तानाशाही हटाओ। यहाँ भी यही यहाँ से भी यही स्टार्ट होता है। इस एरिया में क्या है, तानाशाही सरकार के खिलाफ क्या होता है, क्रांति स्टार्ट होती है। तो इसी यही बोला जाता है कि ट्यूनीशिया के 2011 में अरब क्रांति यहीं से फैला था। कहाँ से? पूछा जाता है कि जो क्रांति फैली थी अफ्रीका में, अरब क्रांति, वो कहाँ से फैली थी, तो क्या होगा, ट्यूनीशिया से। इसके बगल में एक दो देश है दोस्तों, जिसका नाम क्या, लीबिया। एक लीबिया है और एक इजिप्ट है। ये दोनों क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या अभी इसको मिटा के लीबिया और मिस्र का, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, इजिप्ट, ये दोनों का हम थोड़ा नक्शा बड़ा बनाते हैं और फिर क्या है, इसके बारे में हम लोग आपको समझाने का काम करते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मिस्र की। मिस्र और एक लीबिया, ये 2 देश हम छोड़े थे। यहाँ पे नक्शा क्या, अफ्रीका का मिटा के दोनों का क्या है, सेपरेट नक्शा बनाने का काम किए। सबसे पहले हम बात करते हैं लीबिया की। तो लीबिया क्या है, लीबिया का नाम सुने होंगे कि यहाँ पे क्या था, एक तानाशाह था जिसका नाम था गद्दाफी। गद्दाफी जिसको क्या है, अमेरिका वाला क्या किया, फांसी पे चढ़ाया। तो गद्दाफी कहाँ का शासक था, लीबिया का। कहाँ का, लीबिया का। यहाँ का एक शासक था गद्दाफी। यहाँ इसकी राजधानी है दोस्तों त्रिपोली। क्या है, त्रिपोली। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, त्रिपोली। यहाँ पे त्रिपोली, इसके नीचे एक जगह है जिसका नाम है अल अजीजिया। क्या है, अल अजीजिया। लीबिया का एक जगह है अल अजीजिया, क्या विश्व का सबसे गर्म स्थान है। एवरेज विश्व का सबसे गर्म स्थान क्या, अल अजीजिया। कहाँ होता है, लीबिया में पाया जाता है। यहाँ पर एवरेज तापमान यहाँ का है 59, 60, 55, 56, इस तरह से क्या है, एवरेज तापमान है। तो दुनिया का सबसे गर्म स्थान क्या है, लीबिया का अल अजीजिया। ये रहा लीबिया। इसके बगल में है दोस्तों इजिप्ट। क्या, इजिप्ट, जिसको हिंदी में क्या मिस्र कहते हैं और इंग्लिश वाले इसको क्या कहते हैं, इजिप्ट। ये क्या है, अफ्रीका का बहुत इंपॉर्टेंट देश है, अफ्रीका का सबसे सुंदर देश है। क्यों सुंदर है अभी हम चर्चा करेंगे। अफ्रीका से अगर सवाल आए, इजिप्ट से सवाल ना आए, इम्पॉसिबल। और अगर मैप से पूछा जाता तो इजिप्ट से सवाल जरूर आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है सुएज नहर, दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे बिजी और सबसे क्या है, पैसा कमाने वाला नहर कौन सा है, सुएज नहर। तो सुएज नहर से सवाल हमेशा आता है, जो क्या कहाँ स्थित है, इजिप्ट में। देख सकते हैं यहाँ पे हम मिस्र यानी इजिप्ट का नक्शा बना है। यहाँ पे दोस्तों बताए थे आपको
इजिप्ट जब हम एशिया पढ़ा रहे थे वहाँ पर भी क्या मिस्र का चर्चा हम लोग किए थे, जब हम काउंट कर रहे थे साइप्रस, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र। एशिया जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ पर भी हम मिस्र बताए थे। तो मिस्र क्या, मिस्र थोड़ा सा एशिया में भी आता है और थोड़ा सा ज़्यादा अफ्रीका में आता है। तो 3% जो हिस्सा इधर है ये क्या है, ये आता है एशिया में, इसको क्या कहते हैं, सिनाई प्रदेश, हम आपको बताए थे। बाकी जो 97% हिस्सा है वो क्या है, आता है अफ्रीका में। तो ये जो सिनाई प्रदेश है दोस्तों, ये क्या है, एशिया में आता है। देख सकते हैं यहाँ पे हम बनाए हैं, ये जो 97% हिस्सा है क्या अफ्रीका में आता है, बाकी 3% हिस्सा ये क्या है, एशिया में आता है। इधर बताए थे यहाँ पे क्या है, लाल सागर, क्या है, लाल सागर ये है, और इसके ऊपर में है भूमध्य सागर बताए हैं। तो लाल सागर भूमध्य सागर के बीच में एक नहर बनाया है मिस्र वाले। ये नहर एक थोड़ा सा पतला रास्ता यहाँ पे क्या है, नहर एक बना दिया है, जिसको कहते हैं सुएज नहर। क्या है, सुएज नहर, दुनिया का सबसे पैसा देने वाला नहर क्या है, सुएज नहर। इससे जो सवाल बनता है दोस्तों, क्या बनता है, सुएज नहर का सबसे उत्तर में जो है पोर्ट, उसका क्या नाम है, उत्तर वाला का सवाल पूछता है, जो कि क्या है, भूमध्य सागर में स्थित जो पोर्ट है सुएज नहर का उत्तर वाला जो पोर्ट है, क्या नाम है, उसका नाम है पोर्ट सईद। क्या है, पोर्ट सईद। और दक्षिण वाला का क्या नाम है, पोर्ट सुएज। क्या नाम है, पोर्ट सुएज। उत्तर वाला का एग्जाम में पूछता है, जो उत्तर में यानी कि भूमध्य सागर में जो स्थित है पोर्ट, उसका नाम है पोर्ट सईद। और दक्षिण में यानी कि जो लाल सागर में स्थित पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सुएज। ये सवाल पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो सिनाई प्रदेश है क्या है, इजराइल इस पर कब्जा कर चुका है और फिर क्या है, इसको दे चुका है। क्या हुआ था, 1969 में इजराइल इस पर कब्जा कर लिया। इजराइल इस पर कब्जा कर लिया, बाद में क्या इसको लौटाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। जब लौटाता है ना सिनाई प्रदेश, यहाँ पे थोड़ा सा जगह जो लाल सागर में जाने के लिए थोड़ा सा जगह क्या करता है, इजराइल अपने पास रख लेता है थोड़ा सा जगह, कि जब भी मौका मिलेगा हम तो क्या लाल सागर में उतर सकते हैं। और क्या है, अगर ये मतलब ये भाव खाया, मतलब बोलेगा कि हम क्या है सुएज नहर बंद कर रहे हैं, बंद एक बार कर चुका है, मान लीजिए भाव खाए कि हम नहर बंद कर देंगे, तो इजराइल वाला क्या ये रास्ता खोल सकता है। ये रास्ता मतलब यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से क्या है ये आ जाता है भूमध्य सागर, और यहाँ क्या गाड़ी से क्या है यहाँ का सामान भूमध्य सागर पहुँचा सकता है। तो ये अपना रास्ता खोलने के लिए कितना अच्छा दिमाग लगा इजराइल वाला, थोड़ा सा हिस्सा क्या है लौटाया, लेकिन बस 30 किलोमीटर का रास्ता, 30 किलोमीटर जो है क्या अपने पास कब्जा कर दिया, चौड़ाई में 30 किलोमीटर क्या अपने पास कब्जा कर लिया, बाकी क्या लौटा दिया। और लौटाए भी कंडीशन में ये है कि विश्व में क्या है, जब भी हमको तुम्हारा जरूरत पड़े सपोर्टिंग का तो सपोर्ट करना है, और जब भी हम किसी से लड़ाई करें तो आपको क्या है शांत रहना। ये सब कंडीशन के साथ क्या किया था, सिनाई प्रदेश उसको लौटा दिया था। तो सिनाई प्रदेश पे कब्जा किया था, लेकिन बाद में लौटा दिया किसको, इजिप्ट को। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए एक बनाया है नील नदी। देखिए इजिप्ट भी क्या था, मिस्र भी एक मतलब रेगिस्तान वाला देश था, लेकिन क्या वहाँ से एक नील नदी गुजरती है, जो कि अब विश्व का सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो नील नदी का देन कहा जाता है मिस्र को। वहाँ पे क्या एक बांध बना दिया है, बांध बना के पानी रोका, वहाँ से क्या नहर निकाला बहुत सारा, तो क्या है वहाँ उसी से नील नदी से क्या होता है मिस्र का विकास हुआ है। तो नील नदी का देन कहा जाता है किसको, मिस्र को। नील नदी की वजह से क्या मिस्र बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ है। तो देखिए ये एग्जाम में यूपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है, यूपीएससी का क्वेश्चन बता रहे हैं, नील नदी का डायरेक्शन पूछा है, ये हुआ दक्षिण ये उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है कौन, नील नदी। और नील नदी दो नदी से मिलकर बना, एक व्हाइट नील एक ब्लू नील, ये हम आपको आगे बताएंगे, व्हाइट नील ब्लू नील से मिलकर बना। तो ये नील नदी का डायरेक्शन इसी पे देखिए मिस्र वाला क्या एक बांध बनाया है, क्या बनाया बांध, जिसको बोलते हैं आस्वन बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा था कि नील नदी पे कौन सा बांध बनाया है मिस्र वाला, तो क्या होगा आस्वन बांध। पूछा था आस्वन बांध किस नदी पे स्थित, क्या होगा नील नदी। विश्व का सबसे लंबा नदी क्या है, तो नील नदी। तो नील नदी डायरेक्शन क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर। इस पे कौन सा बांध बनाया हुआ है, आस्वन बांध। नील नदी की वजह से क्या है मिस्र बहुत ज़्यादा सुंदर हुआ है, इसका क्या है विकास हुआ। नील नदी का देन किसको कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ही ये नील नदी है और ये लाल सागर, इसके बीच में ये क्या एक मरुस्थल है। नील नदी जो इजिप्ट में स्थित है क्या है मरुस्थल, इसका नाम है पूर्वी मरुस्थल। ये एग्जाम में पूछ चुका यूपीएससी के एग्जाम में कि नील नदी और लाल सागर के बीच में कौन सा मरुस्थल स्थित है, क्या होगा पूर्वी मरुस्थल। एक और है नुबियन मरुस्थल, जो कि थोड़ा क्या है थोड़ा सा इजिप्ट में, उसके बाद थोड़ा सा सूडान में। तो एक नुबियन मरुस्थल एक पूर्वी मरुस्थल कहाँ स्थित है, नील नदी और लाल सागर के बीच में। पूछ चुका एग्जाम में नील नदी के
ये पूछा था यूपीएससी में इस तरह से कि नील नदी के पूर्व में कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो पूर्वी मरुस्थल। ये पूछेगा लाल सागर के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल स्थित है, क्या होगा, पूर्वी मरुस्थल, एक नुबियन मरुस्थल। तो ये दोनों के बीच में एक मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है पूर्वी मरुस्थल और नुबियन मरुस्थल, जो कि क्या यूपीएससी के एग्जाम में पूछ सकता है, पीसीएस के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये रहा क्या, इजिप्ट, जिसमें क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अफ्रीका का बहुत ज़्यादा सुंदर देश, और इससे क्या बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। सुएज नहर की वजह से क्या इसकी आर्थिक 90% जो इसकी है कमाई इस देश की क्या है, सुएज नहर। पता है यहाँ पे जो भी जहाज, एक यहाँ पे जहाज फंस गया था कुछ दिन पहले, क्या है एक दिन डिस्टर्ब रहा से क्या 3-3 हज़ार जहाज पूरा लाइन में लग गया था। ये एक जहाज का कितना कमाई करता है पता है, मान लीजिए एक जहाज पे कहता है कि हमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्या पैसा चाहिए, वो जहाज का रेट नहीं लेता है, पास करने के लिए जहाज से पैसा नहीं लेता है कि एक जहाज का हम इतना रुपया लेंगे, उससे नहीं लेता है। ये कहता है जी एक जहाज पर जितना कंटेनर, एक कंटेनर का 10,000 रुपये लेंगे, कितना 10,000, एक जहाज कहता है कि एक कंटेनर का हम 10,000 रुपये लेंगे। अब मान लीजिए कि एक जहाज पे 100 कंटेनर अगर लोड है तो 100 गुना 10 जोड़ लीजिए, 100 गुना 10 क्या होता है, एक पर 4 शून्य 2 6 शून्य, क्या हुआ 3 4 5 6 जो जोड़ लीजिए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख। अगर क्या है एक जहाज पे अगर 100 कंटेनर है और एक कंटेनर से अगर 10,000 रुपये ले रहा है तो एक जहाज पास करेगा उसको क्या 10 लाख रुपये कमाई होगा। 10 लाख रुपये का में करोड़ों में एक जहाज से करोड़ों रुपया कमाता कौन, इजिप्ट, मिस्र। तो इसी सुएज नहर की वजह से क्या है इसकी बहुत ज़्यादा आमदनी है। अब बोलिए कि इतना पैसा क्यों देता है जहाज वाला, तो जहाज वाला की भी मजबूरी है, ये 1 करोड़ रुपया भले दे रहा है जहाज वाला, लेकिन फिर भी जहाज वाला फायदा है, क्यों, देखिए कोई भी एशिया से जाती है तो यहाँ से घुस जाती है लाल सागर से, पोर्ट साइड होते हुए भूमध्य सागर, और यहाँ से यूरोप चल जाती है। अगर मान लीजिए ये कहेगा हम नहीं जाएंगे तो ये जो मैप है दोस्तों ये अफ्रीका का, उसको क्या है पूरा ये अफ्रीका, इसे पूरा ये पार होकर पूरा क्या इधर जाना पड़ेगा यूरोप, इसलिए इसे जाने में 6 महीना लगेगा। 6 महीना मजदूरी खर्चा, लेबर जो भी है उसका, स्टाफ, गाड़ी मेंटेनेंस, सब चीज़ खर्चा होने के बाद का 1 करोड़ क्या उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। टाइम का खराबी, इससे ज़्यादा भी खर्च हो गए, टाइम का भी खराबी, उससे बढ़ेगा इसी जितना पैसा ले अगर ये बढ़ा भी देगा तो क्या जहाज वाला मजबूरी में देना पड़ेगा। तो लोग क्या यहाँ से निकल जाते हैं, एशिया यूरोप को यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से लाल सागर घुसते हैं और इस सुएज नहर की वजह से डायरेक्ट यूरोप में निकलते हैं, भूमध्य सागर में यूरोप। तो ये क्या है सुएज नहर का बहुत बड़ा खासियत है, विश्व के क्या वरदान है वो, क्या सुएज नहर और एक नील नदी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बताया गया। और इसकी राजधानी क्या है, काहिरा, क्या है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। काहिरा के नीचे एक शहर है जिसका नाम क्या है, दोस्तों यहाँ पे देख काहिरा के नीचे एक शहर जिसका नाम है गीजा, क्या है गीजा। मिस्र का पिरामिड सुनेंगे नाम, मिस्र का पिरामिड जो क्या है इस आकार में होता है, मिस्र का पिरामिड क्या है, इस मम्मी भी इसको बोलते हैं, इस आकार में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, गीजा में। ये टूरिस्ट का बहुत बड़ा आकर्षक क्षेत्र है। आप एक बार अगर गीजा गए तो दोबारा क्या आपको वहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पर जाने के लिए आपको परमिशन एक ही बार है, ताकि क्या वहाँ का रहस्य दुनिया को पता नहीं चल सके। तो जो मिस्र का सबसे बड़ा जो रहस्य है क्या, मम्मीकरण, मम्मी जो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गीजा में मिस्र का पिरामिड स्थित है, गीजा। काहिरा से थोड़ा सा नीचे है गीजा। मिस्र का पिरामिड के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन है, गीजा, जो कि कहाँ स्थित है, मिस्र में। इसकी राजधानी क्या बताया, इसकी राजधानी है दोस्तों काहिरा, क्या काहिरा। यहाँ पे यही देश जो क्या केमिस्ट्री का जनक कहता है। यहाँ पे क्या पिरामिड में क्या था कि जैसे कोई मर गया, मरने के बाद उसके शरीर पर ऐसा लेप लगाता था, क्या उसको हजारों साल हो जाने के बाद क्या उसका बॉडी सुरक्षित रहता था, कुछ नहीं होता था उसके बॉडी को, ऐसा लेप लगाता था मिस्र वाला, इसलिए वो मम्मीकरण वो जो क्या है प्रसिद्ध है पिरामिड। तो इसलिए केमिस्ट्री का जनक भी किसको कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है। इजराइल को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, इजिप्ट। देखिए जब ये इसको कब्जा किया था सिनाई प्रदेश को, जब लौटाया तो क्या है उसके बाद इजराइल को सब कोई भी देश नहीं, यहाँ पे क्या बताया था आपको, इजराइल क्या चारों तरफ क्या मुस्लिम कंट्री से घिरा है, तो कोई भी देश उसको मान्यता नहीं देता था, क्योंकि फिलिस्तीन बार में क्या उसको कब्जा कर इजराइल बना था, तो कोई भी देश उसके अगल बगल वाला उसको मान्यता नहीं देता था। तो अगर यह सवाल पूछा जाता है कि इजराइल को देश का मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, क्या होगा, इजिप्ट। इजराइल को देश का मान्यता देने वाला पहला देश क्या होगा, मिस्र। तो मिस्र ही वो है जो क्या इजराइल को देश का मान्यता दिया है सबसे पहले। नील नदी भी क्या है, मिस्र को कहा जाता है। और एक चीज और बता देखिए दोस्तों, देखिए
आपको बताया पहले क्या क्या, इधर मोरक्को बताया, एक मोरक्को, एक बताया अल्जीरिया, एक पता है ट्यूनीशिया। यहाँ से इस तीनों देश से एक पर्वत गुजरती है। क्या गुजरती है? पर्वत। इस तीनों देश से एक पर्वत गुजरती है, एटलस पर्वत। इस तीनों वजह से, इस पर्वत की वजह से इसको क्या बोलते हैं? बारबरी स्टेट। कौन कौन? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तीनों के यहाँ से एक पर्वत गुजरती है, एटलस, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बारबरी स्टेट बोला जाता है। इस तरह से क्या है, इस तरह से हम लोग चर्चा किए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और लास्ट में किसकी? मिस्र की। तो मिस्र से बनने वाला ये क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज क्या वीडियो को अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे जो बढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आखिर जो भी देश बचा हुआ है। फिर इसे क्या है, बनने वाले जो इंपॉर्टेंट सवाल है हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।